हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कल वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं क्या, वास्तविक संख्या में यानी कि रियल नंबर के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। यानी कि आपको जो क्वेश्चन 1.1 में जो दिख रहा था और हमने बहुत आसान भाषा में 1.1 को सॉल्व किया था। इसमें हमने सीखा था कि वास्तविक संख्या में 1.1 को कैसे सॉल्व किया जाता है, CF एलसीएम था। आज हम देखेंगे वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 के पहले नंबर क्वेश्चन को। प्रश्नावली 1.2 के पहले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये पहला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, यानी कि दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 आपको प्रूफ करना है। आपको ये बताना है कि यह एक सही में √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पढ़ा रहे थे, यानी कि जब हम वास्तविक संख्या में जब दो खंडों में बांटे थे वास्तविक संख्या को, परिमेय और अपरिमेय में, तो हम आपको बताए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसमें हम आपको बताए थे कि √5 अगर आप जाएंगे, यानी कि जब हम क्लास 10th का पहला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसी में आपको मिलेगा कि √5 को आप प्रूफ करिए। देखिए आपके सामने आ भी गया। अब आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही आपको सिद्ध करके बताना है। तो हमको क्या मानना पड़ेगा, हमको इसका उल्टा मानना पड़ेगा। क्यों? इसका विपरीत मानना पड़ेगा, क्योंकि हम सिद्ध कर रहे हैं और सिद्ध करने के लिए हमको विपरीत ही मानना पड़ेगा। तो विपरीत मानने के लिए क्या लिख दें हम? माना। आपको प्रश्न मिल जाएगा इसका, माना। माना √5 आपको सिद्ध करना है। देखिए अगर आप √5 सिद्ध कर दिए तो फिर उसकी जगह पर आप √2 को भी सिद्ध कर सकते हैं, √3 को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि उसका हमको विपरीत मानना पड़ेगा सिद्ध करने के लिए। √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए √5 को हमने क्या माना, √5 को हमने क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है ना। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वो होता है जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं, या P/Q के रूप में, आप कुछ भी बोलिए, A/B के रूप में हम लिख सकते हैं। वही क्या होता है? परिमेय संख्या। अच्छा, E और B क्या है? देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी संख्या दिया है, अगर A² को विभाजित करता है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। यदि अगर A² को विभाजित करता है तो A को भी विभाजित करेगा। यही इसमें आपका कॉन्सेप्ट है, किसमें? सिद्ध करने वाले में। यही वाला आपका कॉन्सेप्ट है। अगर A² को विभाजित करेगा, A² को अगर विभाजित करेगा तो A को भी विभाजित करेगा। देखिए कैसे, इसको मैं मिटा देता हूं। अब ने हम इसकी विपरीत माने हैं ना, √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर A/B। अब देखिए A जो B है, ये क्या है? A व B जो है वो एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं अभी। सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। देखिए अगर सहभाज्य का सीधा सा मतलब यह है कि एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं, यानी कि इसका HCF कितना आएगा, इसका HCF 1 आना चाहिए। यही इसका मतलब हुआ सहभाज्य का मतलब। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। क्यों? क्यों दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे? क्योंकि हमको सिद्ध करना है। ठीक, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में
वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर। अब देखिए अंडर रूट 5 है ना, अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर दोनों पक्ष, मतलब ये एक पक्ष हो गया, इधर भी एक पक्ष हो गया, ए बट्टा बी, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अच्छा यहाँ पे रूट का स्क्वायर दिया है ना, अच्छा रूट का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 में गुणा करेंगे, इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट को समझिए पहले क्या कर रहा है। अंडर रूट 5 का मतलब होता है कि किसी संख्या पे अगर पावर लगा है तो उस संख्या को हम 2 बार गुणा करेंगे। देखिए स्क्वायर लगा है, 2 बार कर रहा है तो 2 बार गुणा कर दी। अब 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना होगा, 25, अंडर रूट 25 हो गया ना। 25 किस संख्या का वर्ग होता है, 5 का, 5 का वर्ग होता है कि नहीं, अंडर रूट 5, अंडर रूट 25 जो है वो 5 संख्या का वर्गमूल होता है, ठीक। इसको मिटा देते हैं अब, यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि स्क्वायर से ये रूट गायब हो जाता है, क्योंकि रूट का जो मान होता है वो 1/2 होता है, यानी 1/2 जो दिया है 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि रूट जब गायब हो जाएगा तो 5 बचेगा केवल, और इधर ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर में ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है ना, तो कैंची गुणा कर दीजिए, इसको हम कैंची गुणा भी बोलते हैं। तो 5 में जब b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b स्क्वायर बराबर a का 1 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लीजिए आप, समीकरण नंबर 1। अब देखिए जो b स्क्वायर है, ये जो b स्क्वायर है गुणनफल के रूप में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भागफल के रूप में हो जाएगा। देखिए भागफल के रूप में आ गया, भाग देने लगा, 5a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। देखिए अभी ये वाला रूल अभी बताए हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट था 5a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। फाइव ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक तो 5a स्क्वायर को विभाजित करवा दिया ना, अब बी स्क्वायर जो है उसको भी हमको विभाजित करवाना है, तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, उसके लिए हम मानेंगे पुनः 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 माना। लिखिए आप इसको नोट भी करते जाइएगा, पुनः माना, पुनः मानेंगे हम क्या, ए बराबर क्या मानेंगे, ए बराबर कितना दे रहा है, 5 कर रहा है ना, तो 5r मान लेंगे। देखिए मानना का मतलब होता है हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे 5r लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में जब आप वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब 5c का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, कैसे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर दिया है ना, अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्यों ले रहे हैं भाई, अब देखिए यहाँ पे जो ए स्क्वायर है, अब ए स्क्वायर का मान जो यहाँ पे दिया है समीकरण 1 में, क्या हम इसके जगह पे 5b स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, जो ए स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों ए स्क्वायर का जो मान है 5b स्क्वायर के बराबर है, तो ए स्क्वायर की जगह पे हम 5b स्क्वायर लिख नहीं सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से
उठाकर हमने ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिए हैं 5b²। 5b² बराबर 25c², क्योंकि केवल ए स्क्वायर पे जगह पे हम रखें। अब 25 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में 25 कितने बार में आता है? 5 बार में आता है, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? कितने बार में? क्योंकि ये जो गुणनफल के रूप में इधर जाएगा तो भागफल के रूप में चला जाएगा, तो b² बराबर कितना हो जाएगा 5c²। देखिए 5c² कैसे आया है? जो 5b² था, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, 25c² को मैंने b² जब गुणनफल के रूप में था भागफल के रूप में लाया हूँ, 5 से काट दिया हूँ, यही हो गया है 5c²। वही वहां पे लिखे हैं हम भी। क्या लिखे हैं? 5b²। क्या लिखे हैं हम? 5 जो b² जो लिखे हैं बराबर 5c²। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि c², देखिए यहाँ गुणनफल के रूप में इधर जाएगा तो भागफल के रूप में चला जाएगा, तो b² बराबर, देखिए c² बराबर b²/5, यानी कि अब लिखेंगे यहाँ पे कि 5b² को विभाजित करता है, 5b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। आप इसको समझ गए होंगे बिल्कुल, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत पहले ही बता दिया हूँ। तो 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों को विभाजित कर दे रहा है, a² को विभाजित कर दे रहा है और 5b² को विभाजित कर दे रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये विभाजित कर दे रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो HCF होगा वो कितना होगा? 5 होगा। क्यों? और हमने देखा है कि जब 5b² को जब हमने विभाजित करवा दिए हैं तो जो इसका HCF आ रहा है वो 5 आ रहा है। देखिए अगर 5 का अगर आप करेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी कि इसका HCF कितना आएगा? जो कॉमन रहेगा उसी का हम HCF एक बार लिखते हैं। यह चीज आप बहुत पहले ही सीख चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका HCF कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, और हमको कितना लाना था? 1 लाना था, क्योंकि यह A और B जो है, A और B जो माने थे हम, वो एक सहभाज्य संख्या माने थे, यानी कि उसका HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, लेकिन कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये कैसे हुआ है? यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः चूंकि, हाँ चूंकि लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि A व B क्या है? एक सहभाज्य है, सहभाज्य है, सहभाज्य है। चूंकि A व B सहभाज्य है और सहभाज्य है, जिसमें कि किसका इसका HCF कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको समझिए कैसे लिखा जाता है। लिखेंगे A व B सहभाज्य है, ठीक, और जिसमें जिसमें 5, देखिए कैसे लिखना है, यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है। A व B सहभाज्य है जिसमें 5 के कम से कम कम से कम 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? अभी हम यहाँ पे लिख कर बताए हैं, यानी कि HCF कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो कम 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है,
हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ऐसे में यहाँ पे हटा नहीं पाऊंगा लग रहा है, वैसे कोशिश कर रहा हूं। कल्पना के विरुद्ध है। यहां तक आप लिख लिए। देखिए इसको मैं शुरू से समझा दे रहा हूँ। कल्पना के विरुद्ध है, उसके बाद से एक और लाइन लिखा जाता है, उस लाइन को मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ लिख दूं। यानी कि ये कल्पना के विरुद्ध है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमने सिद्ध कर दिया, एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए शुरू से इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 के पहला नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, जो दिया है, कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो उसके विपरीत हमने माना है। उसके विपरीत क्यों माने हैं? क्योंकि हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो इसीलिए मैंने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, उसके विपरीत मानना है। तो √5 यहाँ पे लिख दिए हैं बराबर a/b। क्यों a/b? क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना है, और परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो a/b आपके सामने है। अब a और b क्या है, जो a और b जो लिखे हैं वो क्या है? a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, जिसका सहअभाज्य मतलब होता है HCF 1। यानी कि अगर हम प्रूफ करते समय HCF 1 आ गया, इसका मतलब कि ये सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन HCF 1 नहीं आया है, आप यहाँ पे प्रूफ किए हैं हम लोग। तो HCF कितना लाना है? 1 लाना है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ये दोनों पक्षों दिख रहा है ना, इन दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है। अब दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा, a/b का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट को गायब कर देंगे, क्योंकि रूट का जो मान होता है 1/2 होता है। तो 2 से 2 गायब, 5 बच गया ना, 5, बट यहाँ पे 1 छिपा होता है। तो 5 बराबर, देखिए 5 यहाँ पर आ गया, a² बटे में b²। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, जो अभी लिखे थे कुछ नहीं है तो 1 है। तो a² का 1 में मल्टीप्लाई, और b² का 5b में, 5b² में मल्टीप्लाई। तो 5b² बराबर a²। और जब b² गुणनफल के रूप में है, इधर जाएगा तो भागफल के रूप में आएगा। तो b² बराबर a² बटे में 5। अब 5 a² को विभाजित करता है, यानी कि हम कह देंगे, ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 5 10 को विभाजित करता है, 10 को विभाजित करता है तो 10 स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। कैसे? अगर यहाँ पे हम 10 लिख दे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर 100 भी लिख दे तो 5 से भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 50 दूनी 100। यानी कि यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा है। लेकिन यहाँ पे क्या लग गया है? यहाँ पे ये लग गया है कि b² बराबर 5a², यानी कि 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब यहाँ तक हमने a² को विभाजित करवा दिया है। अब हमको b² को विभाजित कराना है, इसीलिए हमने पुनः माना a बराबर 5c। 5c हो गया ना। अब हमको क्या करना है? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इन दोनों जो पक्ष है, इन दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर, तो a² हो गया। अब बराबर 5c जो है वो 5c² हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, a² जैसे है वैसे रहेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25c² हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 से 25 कितने बार में कटेगा? 5 के पहाड़े में 25 5 बार में आता है, तो 5 से 25 को काटे हैं 5 बार में, इसीलिए हो गया है b² बराबर 5c²। अब c² के बगल में 5 है ना, तो 5 क्या है? गुणनफल के रूप में है। यहाँ पे क्या छिपा है? गुणनफल के रूप में। यहाँ पे क्या है? गुणा छिपा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि जब गुणनफल के रूप में है, जब इधर जाएगा तो, जब उसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो भागफल के रूप में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से उठा के मैंने भागफल के रूप में भेज दिया है, तो 5b² हो गया है। तो यहीं पे लिखे हैं कि 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, देखिए, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि हमने माना था कि सहभाज्य का HCF 1 आना चाहिए, तभी ये सिद्ध हो पाएगा, अन्यथा नहीं सिद्ध हो पाएगा। लेकिन इसका HCF 5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये विभाजित कर रहा है 5a² 5b² को, अगर विभाजित नहीं करता तब ये सिद्ध हो जाता।
लेकिन ये क्या कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है। अतः ए ओ बी हमने माना था कि सहभाज्य है जिसमें 5 के कम से कम 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहे हैं, जो कि यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? क्योंकि हमने इसका HCF 1 माना था, इसमें कितना आ रहा है 5, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन हमने कितने आसान भाषा में, अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो इसको एक बार और पीछे करके देख लीजिएगा। इस प्रकार से हमने वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 के पहले नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है √5 उसको हमने सिद्ध कर दिया। देखिए अब यहाँ पे आपको √5 न देकर कहे कि √2 सिद्ध करना है तो √5 को हटा दीजिएगा और सेम कंडीशन जहां जहां लग रहा है, जहां जहां 5 है वहां वहां 2 रख देना है। आप समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं? समझ रहे हैं ना आप क्या हम क्या करना चाह रहे हैं? अगर आपसे ये 3 भी कहता, मान लीजिए आपसे कहता कि √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध कीजिए, तो जहां जहां 5 है वहां वहां 3 कर दीजिए। √7 पूछता है तो √7 भी आप जहां जहां कहता वहां वहां लिख देते। ठीक, तो इस प्रकार से √5 को एक और एक सिद्ध कर दिए, इसका मतलब √2 को भी सिद्ध कर देंगे, इसी तरह से √3 को भी सिद्ध कर देंगे, √5 को भी सिद्ध कर देंगे। आप बोलेंगे √4 क्यों नहीं करेंगे? √4 का जो वैल्यू आता है वो 2 आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। लेकिन √5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि √5 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसीलिए हमने इसको सिद्ध किया। √3 को भी सिद्ध कर लेंगे, इसी तरह से √7 को भी सिद्ध करेंगे। बस क्या करना है आपको, 5 के जगह पे जो पूछेगा आपको उसको रख देना है। इसी प्रकार से हमने पहले नंबर क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सीखा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए दूसरा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बोर्ड पे, इसको मिटा देता हूँ। ये कम से कम हम बता तो रहे हैं आपको, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछा था। किसमें? यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2025 के जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये किसमें पूछा था? 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था। इसको 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, तो इसको आप एकदम बढ़िया से समझ जाइए और इसी के आधार पे क्वेश्चन बनता है। तो इसको मिटा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन? कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, यही आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। माना यह क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए इसमें भी कुछ है नहीं, ये बड़ा आपको दिख रहा होगा, ये भी एक √5 की जैसे ही है। देखिए क्या करेंगे अब, 3 + 2√5 जैसे वैसे उतार देंगे। अब क्या करेंगे? p/q मानेंगे। उस बार a/b माने थे, चाहे कुछ भी आप मान सकते हैं, आपका वैल्यू निकल जाएगा। p क्या है? p और q क्या है? एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ये आप लिख लीजिएगा, जिसका HCF कितना आना चाहिए? HCF 1 आना चाहिए। अब देखिए 2√5 है ना, इधर देखिए प्लस का वैल्यू जब इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा कि नहीं? तो 2√5 बराबर p/q माइनस प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए √5 जो है इधर क्या है? गुणनफल के रूप में है, इधर जाएगा तो भागफल के रूप में चला जाएगा। देखिए इधर गुणा छिपा हुआ है कि नहीं? ये तो पक्ष प्लस था तो इसको पक्षांतर कर दिए हैं, लेकिन ये क्या है? गुणा के रूप में है, तो इधर जाएगा तो भागफल के रूप में हो जाएगा। तो √5 बराबर p²। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब इसको गुणनफल के रूप में भेज दिया ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसका 1 का गुणा करिए p² में, तो p² आ गया। फिर q का 3 में गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 3q। फिर q का मल्टीप्लाई 1 में करिए। देखिए ऐसे कैंची गुणा इसको बोलते हैं, ऐसे कैंची गुणा इसको, देखिए ऐसे होता है ना, ऐसे कैंची गुणा। तो ठीक इसी तरह से एक बार इसमें किया जाता है,
फिर इसमें किया जाता है, फिर ऐसे किया जाता है। तो वही किए हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक का पी में किए हैं, फिर क्यू का 3 में किए हैं, फिर नीचे क्या करेंगे अब क्यू का 1 में करेंगे तो क्यू हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा है कि 2 को भागफल के रूप में भेजे हैं, तो 2 क्या चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो अतः लिखेंगे, देखिए यहाँ पे p और q, इसका मतलब ये है कि यह क्या हो गया, यह एक परिमेय संख्या हो गया। यह जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको लिखिएगा इस तरह से, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम सिद्ध कर रहे हैं। इस देखिए किताब के मुताबिक ही, मतलब कि किताब के मुताबिक ही यह सिद्ध हो रहा है। तो किताब की भाषा भी ये कहती है कि p माइनस 3q और 2q जो है वो एक परिमेय संख्या है, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अभी आप सिद्ध किए कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या था, तो फिर ये परिमेय संख्या कैसे? तो वही लिख दीजिएगा भैया, अतः p व q के, ऐसे जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा, नहीं तो आप जैसे भी लिखेंगे वैसे भी नंबर मिल सकता है। लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ बहुत, मतलब कि एकदम समझ जाइए कि ना, जो किताब की भाषा जो नहीं है उससे थोड़ा हटके। अतः p और इस तथ्य से, ऐसे मत लिखिए, अतः इस तथ्य से मतलब कि इस सवाल से विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः इस विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको लिखने का माध्यम, मतलब कि हम कहना चाहता हूँ कि इस तथ्य से, इस सवाल से हमको ये गलत महसूस हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। क्योंकि अभी हमने सीखा है कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो वही लिख दीजिएगा कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है भैया, √5 इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अब कह रहे हैं ना आप अपरिमेय संख्या है, तो आप इसी को सिद्ध कर दीजिएगा जो पहले अभी सिद्ध करवाए हैं √5 को, उसके बाद से ये सिद्ध कर दीजिएगा। तो ये कंडीशन आपको, मतलब आपको प्रूफ करके वहां भी दिखा देना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आपने ये माना है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने बहुत आसान तरीका से सीखा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है कि 1/√2 और फिर 7/√2, 7/5 कह रहा है। दूसरा कितना है, दूसरा क्या, दूसरा क्वेश्चन नहीं है यह, लग रहा है तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, कितना क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन का पहला है और ये दूसरा है, और तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा जो है 6 + √2, यही आपको ये तीनों सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, हर जो है ये रूट में है, तो हमको हमेशा ये याद रखना है कि जो हर में, हर ये अंश बट्टा हर है, आप जानते हैं बहुत पहले से। तो अंडर रूट यानी कि हर में कभी भी रूट नहीं होता है, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण मतलब कि जो हर में जो संख्या होगा उसी संख्या को हम 2 बार ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो √2 हो जाएगा। और जब √2 का √2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे, देखिए √2 मल्टीप्लाई √2, 2 दूना 4, तो √4, √4 किस संख्या का, यानी कि 4 किस संख्या का वर्ग होता है, 2 का। तो रूट से यानी कि देखिए सिंपल समझिए, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, जोड़ा बन रहा है बाहर निकाल दीजिए, 2 आ गया आपका आंसर। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, रूट से रूट गायब हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब मानेंगे हम √2 बट्टे 2, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है।
तो परिमेय संख्या है यानी कि a बट्टा बी, और a और b क्या है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक सहभाज्य संख्या है। अब अंडर रूट 5 का b में नहीं गुणा, देखिए पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले 2 का b स्क्वायर में पहले गुणा करिए, अंडर रूट 2 बराबर, क्योंकि इधर दोनों पक्ष को हमको रखना ही पड़ेगा, दोनों पक्ष में हमको रखना ही पड़ेगा, तो अंडर रूट 2a बटा में b, ठीक। अब देखिए कैसे हुआ है, इसका इसमें गुणा किए हैं, इसका इसमें गुणा किए हैं, तो 2a बट्टा में b जो है यह क्या है, परिमेय संख्या है। ये हम नहीं कह रहे हैं, फिर से ये कॉन्सेप्ट को मैं दोहराऊंगा कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड कह रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन जिसने बनाया है वो कह रहा है। और जो अंडर रूट 2 है वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आप क्या सीखे थे कि अंडर रूट 2 भैया तो एक अपरिमेय संख्या है, तो यहीं पे लिख दीजिएगा कि इस तथ्य से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 7 अंडर रूट 5 माना एक क्या है, 7 अंडर रूट 5 माना एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय के लिए a बट्टा बी आप इधर लिख दीजिएगा। सहभाज्य क्या है, a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी कि अब देखिए यहाँ पे गुणनफल के रूप में है, इधर जाएगा तो भागफल के रूप में चला जाएगा, यानी कि अंडर रूट 5 a बट्टा में 7 b हो गया ना। अब यहाँ भी क्या है, यह परिमेय संख्या है, यह भी क्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अभी सीखे हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख दीजिएगा इस तथ्य से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर अंडर रूट 5 को भी सिद्ध कर दीजिएगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब इसको जो क्वेश्चन जो दिया है इसको आप सॉल्व करिएगा खुद से। क्या करना है, सिंपल सा देखिए क्या करना है, इसको भी बता ही देते हैं, क्या बोलेंगे आप भी। देखिए क्या करेगा, 6 प्लस अंडर रूट 2 माना एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानना पड़ेगा, तो a बट्टा b हो जाएगा ना। अब देखिए प्लस का वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 बराबर a बटे b माइनस 3। देखिए यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, और ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख दीजिएगा इस तथ्य से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 2 को भी आप सिद्ध करिएगा। देखिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप अंडर रूट 5 को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अंडर रूट 2 को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अंडर रूट 7 को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अंडर रूट 3 को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर 1 अंडर रूट 7 को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो इस सब चीज़ों को जिस तरह से हमने आपको अंडर रूट 5 को सिद्ध करवाया है पहले क्वेश्चन को, उसी के मुताबिक ये सारा का सारा सिद्ध होगा। जैसे बस आपको इधर पक्षांतर करने आता है तो प्लस का वैल्यू इधर माइनस भेज दीजिएगा, गुणनफल के रूप में है तो इधर जाएगा तो भागफल के रूप में आ जाएगा, फिर इधर पक्ष कैंची गुणा कर दीजिएगा। ये सब चीज आपको बेसिक, यही तो बेस है, यही तो आपका जड़ है, तो इसी को आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखे होंगे तो बहुत अच्छी बात होगा, आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो आज के इस वन शॉट में, आज के इस वन शॉट में प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 क्वेश्चन थे, यानी कि उसमें 3 है लेकिन उसके पार्ट में कम से कम 6 क्वेश्चन थे। तो 6 क्वेश्चन को हमने एकदम बिल्कुल से सॉल्व किया। अब कल हम जब क्या करेंगे, कल हम अब तो वास्तविक संख्या खत्म हो गया, पहला जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। अब हम बहुपद कल सीखेंगे। कल क्या सीखेंगे, बहुपद। देखिए बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल जिसको बोलते हैं। तो बहुपद में थोड़ा बहुत देखिए क्या होता है, बहुपद, पद मतलब क्या होता है, यही सब चीज हम आपको कल परिचय में थोड़ा बहुत बताएंगे। क्योंकि परिचय मतलब ये होता है कि जिससे कॉन्सेप्ट पता चल जाता है आपको कि कैसे प्रश्न बनेंगे। तो बहुपद को कल हम देखेंगे। आज के अध्याय में हमने वास्तविक संख्या देखा है और वास्तविक संख्या समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।